गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब घर पर होंगे, सेफ होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण का एक और चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों देखिए, आपके पास अभी हिंदी की कोई दूसरी किताब नहीं है, इसलिए हम लोग अभी कोई और पाठ नहीं पढ़ सकते। इसी कारण मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हमने अपनी पिछली क्लासेस में हिंदी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे व्याकरण के। पहला हमने पढ़ा था कि भाषा क्या होती है और फिर हमने पढ़ा था वर्ण विचार, यानी हमने हिंदी व्याकरण का पहला हिस्सा पढ़ा था वर्ण विचार, जिसमें हमें ये पता चला था कि ध्वनियों को हम जब किसी चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, आज बच्चों हम अब अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो है शब्द विचार। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि शब्द क्या होते हैं। देखिए, आपने पढ़े थे वर्ण में हमने चिन्हित किया था कि जैसे मैं बोलती हूँ क, तो हम क को कैसे लिखेंगे, ये हमने पढ़ा था वर्ण विचार में। अब जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब होता है कि हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि शब्द क्या होते हैं। जब हम वर्णों का एक ऐसा समूह बनाते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे राम, सेब, दिल्ली, भोपाल, इन सब शब्दों का कोई मतलब है। ये अलग अलग वर्णों से मिलकर बने, जैसे भोपाल भ, प, ल, और इसमें हमने ओ की मात्रा लगाई है और आ की मात्रा लगाई है। इनसे मिलकर ये एक ऐसा समूह बना है जिसका कोई अर्थ है। ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं शब्द। अब हम जानते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, शब्द 4 प्रकार के होते हैं और हम इन्हें 4 भागों में पढ़कर समझ सकते हैं। सबसे पहला भाग है रचना के आधार पे। रचना मतलब हमने किस तरह वर्णों को जोड़कर इस शब्द को बनाया है, उसके आधार पर हम शब्दों को डिवाइड करते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब ये कहाँ से आए हैं, क्या ये हिंदी के ही शब्द थे, या अगर हिंदी भाषा नहीं थी तो फिर ये भाषा कैसे बनी है। ठीक है, तो हिंदी भाषा संस्कृत से बनी है। तो अगर हमारे पास कुछ शब्द हैं तो वे क्या सारे के सारे शब्द संस्कृत से आए हैं या कहीं और से आए हैं, उसके हिसाब से हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को के अलग अलग रूपों को पढ़ेंगे। तीसरा हम पढ़ेंगे आज प्रयोग के आधार पर। प्रयोग मतलब जब हम इन शब्दों का उपयोग वाक्य बनाने के लिए करते हैं। मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था वाक्य क्या होते हैं। जब हम शब्दों का एक सार्थक समूह बनाते हैं तो हम उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम घर जा रहा है, इसमें हमने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया और इन सब का कोई मतलब निकल रहा है। तो जब हम शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर हम उसे किन अलग अलग तरीकों में विभाजित कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। और अंतिम हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, यानी शब्दों का अर्थ क्या होता है उसके हिसाब से हमारे पास कितने तरीके के शब्द हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रचना के आधार पर। देखो, रचना के आधार पर हम शब्दों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 तरीके के शब्द होते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो इनका नाम समझते हैं और फिर हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके जब हम टुकड़े करें तो वो अलग अलग वर्णों में विभाजित हो जाएगा और हर एक वर्ण का कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ ध्वनि को लिखने का तरीका है, साउंड को लिखने का तरीका है। तो अलग अलग वर्णों का कोई मतलब नहीं होगा। अगर हम ऐसे शब्द उठाते हैं जिन्हें जब हम तोड़ेंगे तो वे अलग अलग वर्णों में टूट जाएंगे और फिर वर्णों का कोई मतलब नहीं होगा, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कलम। कलम को अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा क, ल और म। ठीक है, अब क, ल और म का कोई अर्थ नहीं है अलग से, ये सिर्फ वर्ण है। इसी तरह अगर हम बोलें पुस्तक, प, स, त और क,
इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो एक शब्द बना रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिनके हम टुकड़े करें और उन टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकले, उन्हें हम कहेंगे रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है मिलकर बनना, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब शब्द का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। तो अब अगर हमारे पास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बन रहा है, तो क्या होगा? जब हम इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास दो शब्द होंगे, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्यालय। विद्यालय को अगर हम दो भागों में बांटेंगे तो ये बनेगा विद्या धन आलय, ठीक है। विद्या प्लस आलय। तो इसका मतलब हो गया कि हमारे पास विद्यालय शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या और आलय, ठीक है। विद्या का मतलब भी होता है, विद्या का मतलब होता है शिक्षा, पढ़ाई, और आलय का मतलब होता है घर, ठीक है। तो जब इन दोनों से मिलकर बना तो बना शब्द विद्यालय। इसी तरह अगर हम बोले अधपका। अधपका दो शब्दों से मिलकर बना, अध और पका। अध मतलब होता है आधा और पका मतलब होता है राइप्ड या पका हुआ, ठीक है। तो अधपका मतलब जो कि अभी आधा ही पका हो, ठीक है। तो ये भी आप देख रहे हो दो शब्दों से मिलकर बन रहा है अध और पका, ठीक है। अब तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द यौगिक और रूढ़ दोनों से मिलकर बना है, यानी ये यौगिक शब्द तो हैं। यौगिक शब्द का मतलब क्या हुआ? जो एक दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, तो ऐसा शब्द हो गया यौगिक शब्द। मगर इस यौगिक शब्द में ये किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है, यानी ये किसी खास व्यक्ति का नाम जैसे प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे नीलकंठ, दो शब्दों से मिलकर बना है, नील और कंठ, लेकिन ये किसी खास व्यक्ति के लिए है और वो खास व्यक्ति है शिव। इसी तरह अगर हम बोले हिमालय, तो वो दो अक्षरों से मिलकर बना, हिम और आलय। मगर हिमालय का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जहाँ पर बर्फ़ रखी, बर्फ़ का घर, हिम मतलब होता है बर्फ़ और आलय मतलब घर। तो बर्फ़ का घर, हम किसी फ्रिज को तो नहीं हिमालय बोल देते हैं, है ना। हिमालय का मतलब एक खास तरीके का पर्वत। तो ऐसे शब्द हो गए हमारे योग रूढ़ शब्द। तो अब हम फिर से देखते हैं, रचना के आधार पर हम शब्दों को तीन भागों में विभाजित करते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, यौगिक जो टुकड़े करने पर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो, और योग रूढ़ जो टुकड़े करने पर दो या दो से अधिक शब्दों से बना हो बट वो किसी खास व्यक्ति या जगह के नाम को प्रदर्शित कर रहा हो, ठीक है। तो रचना के आधार पर हम शब्दों को इन तीन हिस्सों में विभाजित करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब ये जो शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक्चुअली आए कहाँ से हैं। इस तरह से हम शब्दों को चार भागों में विभाजित कर सकते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। तो अब चलिए एक एक को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला है तत्सम शब्द। देखिए, ज़्यादातर भारतीय भाषाएं जो हैं वो संस्कृत से ही बनी हैं। तो संस्कृत में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर हम उन्हें वैसा का वैसा ही हिंदी में इस्तेमाल कर लें तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। जैसे वधु, अग्नि, ठीक है, ये सब शब्दों को आपने सुना हुआ है पहले भी, ठीक है। जैसे काक, दुग्ध ना, अपन ने सुने हुए हैं ये शब्द, मयूर के। तो ये सारे शब्द जो हैं, ये शब्द असलियत में संस्कृत के शब्द हैं और हम इन्हें ऐसे कि ऐसे ही हिंदी में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम इन शब्दों को बोलते हैं तत्सम शब्द। फिर हम आते हैं तद्भव शब्दों पर। संस्कृत में उनका जैसा उपयोग होता था उससे अगर हम उन्हें थोड़ा सा बदल कर हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अभी आपने ऊपर देखा वधु, वधु एक संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसका हमने परिवर्तित रूप बहु
ठीक है, ये हम यूज़ करने लग गए हिंदी में, तो ये अब कहलाएगा बहु तद्भव शब्द। इसी तरह अग्नि, अग्नि का तद्भव शब्द हुआ आग। ठीक है, फिर हम आम बोलते हैं ना, तो आम हमारा हिंदी शब्द है जिसे हमने संस्कृत के आम्र शब्द से निकाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास तद्भव और तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द वो जो सीधे के सीधे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और तद्भव शब्द वे शब्द जिन्हें हमने हिंदी में प्रयोग करने के लिए संस्कृत में थोड़ा परिवर्तित रूप में इस्तेमाल किया है। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, जैसे शाक, ये संस्कृत का शब्द है, इसका हिंदी रूप है साग। उलूक, उल्लू। तैल, तेल। मक्षिका, मक्खी। पौत्र, पोता। दुग्ध, दूध। ओष्ठ, ऊँट। राजपूत, पुत्र, राजपूत। नासिका, नाक। मयूर, मोर। दधी, दही। कोकिल, कोयल। गर्दभ, गधा। शवसुर, ससुर। फिर क्षेत्र यानी खेत। ठीक है, तो ये कुछ शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं, और हमने उन्हें थोड़ा सा उनका रूप परिवर्तित करके उन्हें हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम उन्हें परिवर्तित कर देते हैं तो वो कहलाते हैं तद्भव, और जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं तो वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, अब तीसरे तरीके के शब्दों के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है देशज शब्द। बहुत सारी भारतीय भाषाएं हैं जिनमें से हम शब्दों को सीधा सीधा इस्तेमाल करने लग जाते हैं हिंदी में, पर वो ओरिजिनली हिंदी के शब्द नहीं हैं। ठीक है, पर वो अब हिंदी का भाग बन चुके हैं, जैसे लड़की, पगड़ी, खटिया। खटिया एक बोली का शब्द है जो हम नॉर्मली खाट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट खटिया बोलने लग जाते हैं लोग। तो ऐसे शब्द जो हिंदी जो अन्य भारतीय भाषाओं या बोलियों से सीधे हम हिंदी में इस्तेमाल करने लग गए, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं देशज शब्द। अब हम आते हैं चौथे रूप पर, जिसे हम बोलते हैं विदेशी शब्द। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में दूसरी भाषाओं से आकर इस्तेमाल होने लगे हैं, और धीरे धीरे हम भूल ही गए हैं कि वो दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। हमें लगने लग गया है कि वो तो हिंदी भाषा के शब्द हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर हिंदी का शब्द नहीं है, ये एक्चुअली अंग्रेज़ी का शब्द है, लेकिन हम सब बहुत कॉमनली इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी में मिल गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ और विदेशी शब्दों को देखते हैं और अलग अलग भाषाओं में देखते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। जैसे अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी के शब्द हैं क्लास, टेबल, पिन, स्टेशन, थर्मामीटर, ट्रांजिस्टर, कंप्यूटर, बल्ब। ठीक है, फ्रेंच से आया है कार्टून, इंजीनियर, कारतूस, कूपन, पुलिस। फ़ारसी शब्द हैं आबादी, दाग, आमदनी, करिश्मा, खुशी, गल्ला, अंगूर। अरबी शब्द हैं नज़ारा, तमाशा, दवा, जुनून, किताब, कानून, ज़मीर, अमीर। यूनानी शब्द हैं टेलीफोन, टेलीग्राफ। ठीक है, अब सब इन शब्दों को हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, मगर ये शब्द हिंदी से नहीं हैं। फिर आते हैं चीनी भाषा का, पटाखा, चाय, लीची। तुर्की भाषा, चिक, चेचक, कुर्ता, कुली, खच्चर, कैंची, चाकू। जापानी भाषा, रिक्शा। तो बच्चों, आज आपको ऐसा लगा ना कि अरे हम इन शब्दों को तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं और हम सोचते हैं ये तो हिंदी के शब्द हैं। जैसे हम सब चाय पीते हैं, मगर चाय हिंदी का शब्द नहीं है, ये चाइना से आया है, चीनी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कहाँ से ये शब्द आए हैं, उसके हिसाब से हिंदी में उपयोग होने वाले शब्द जो हैं उन्हें हम 4 तरीके से विभाजित करते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ठीक है, अब हम तीसरे प्रकार में आते हैं। तीसरा प्रकार है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर मतलब जब हम इन शब्दों का उपयोग वाक्य बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, उस समय ये किस तरीके से रहते हैं उसके हिसाब से हम इन्हें 2 भागों में विभाजित करते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो
वाक्य में प्रयोग होते टाइम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, उसके हिसाब से बदल जाता है। ठीक है, यानी अगर हम लड़की के लिए बोल रहे हैं तो वो अलग होगा, लड़के के लिए बोल रहे हैं तो अलग होगा। इसी तरह अगर हम वो एक व्यक्ति के लिए उपयोग में ला रहे हैं तो अलग होगा, और बहुवचन के लिए उपयोग में ला रहे हैं तो अलग होगा। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, और विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। संज्ञा, जैसे अगर मैं बोलूँ राम पढ़ रहा है, ठीक है, तो राम के लिए राम है एक पुरुष लिंग। ठीक है, तो वहाँ पर हमने इसका इसमें रूप में पढ़ रहा है लिखा था। ठीक है, अब अगर हम इसे बदल देते हैं, अगर हम राम की जगह सीता कर देते हैं तो सीता पढ़ रही है। पढ़ना एक क्रिया है। ठीक है, और आपने देखा कि वो जब हमने राम और सीता 2 अलग अलग लिंगों के लिए इस्तेमाल की थी तो क्रिया बदल गई थी। एक जगह वो पढ़ था और एक जगह वो पढ़ रहा था और एक जगह वो पढ़ रही थी। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो जब हम लिंग, वचन या कारक के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो वे अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, फिर हम आते हैं अविकारी शब्दों पर। अविकारी शब्द वो होते हैं जो अपना रूप कभी भी बदलते नहीं हैं। जैसे अगर मुझे धीरे धीरे बोलना है तो धीरे धीरे लड़के के लिए भी होगा तो भी धीरे धीरे इस्तेमाल होगा, लड़की के लिए होगा तो भी धीरे धीरे इस्तेमाल होगा, घोड़े के लिए होगा तो भी धीरे धीरे, और घोड़ों के लिए होगा तो भी धीरे धीरे ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ राम धीरे धीरे चल रहा है, सीता धीरे धीरे चल रही है, घोड़े धीरे धीरे दौड़ रहे हैं, घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द। और ये भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया मतलब वर्ब। ठीक है, एक्शन वर्ड्स की विशेषता बताएं, उन्हें हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। संबंध बोधक, संबंध बोधक मतलब जो संबंध बताएं, कोई चीज़ ऊपर रखी है, नीचे रखी है, पीछे रखी है, आगे रखी है। ठीक है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक मतलब जो हम जॉइन करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे और, परंतु, इसलिए। ठीक है, विस्मय बोधक जो हम आश्चर्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाय, अरे, छी। ठीक है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। फिर हम आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी हमारे पास 2 प्रकार के शब्द हैं। पहले शब्द कहलाते हैं सार्थक। सार्थक मतलब जिनका कोई अर्थ निकल रहा हो, जैसे लड़का, कक्षा। ठीक है, और निरर्थक, निरर्थक मतलब हमने वर्णों को मिलाकर शब्द तो बना लिया मगर इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, जैसे लापी, याच। ठीक है, यापी का कोई अर्थ नहीं है लेकिन पीले का अर्थ है। याच, याच का कोई अर्थ नहीं है लेकिन चाय का अर्थ है। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द हैं जो हमने वर्णों को जोड़कर बना तो लिए मगर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। और जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम कहते हैं सार्थक शब्द। तो बच्चों एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द का विभाजन हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। और अर्थ के आधार पर भी 2 प्रकार के शब्द हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से इस वीडियो को एक बार और देखिएगा ताकि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। और कल जब मैं आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर और दूसरा वो भेजूंगी तो आप उन्हें आसानी से कर सकें।